Hello students, welcome to Gnanmanjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have discussed about periodization in history. So I hope you understood very well about this topic, and in the today's lecture we will discuss about sources of the colonial period. Like in this lecture we will discuss about official records and non-official records that maintained by British officials. So let's get start the topic. Okay, so first of all, let's start with practice question 1.2. So here question is, use your atlas to locate the countries listed below. Mark and label them in the world map given. यहाँ पर एक मैप हमें देखने को मिलता है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी सप्लीमेंट्री बुक में भी ये मैप होगा। आपको ये सभी प्लेस लोकेट करनी है। लाइक ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन इस मैप में कहाँ पर है, ये सभी आपको लोकेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन है कि ब्रिटेन इज located at middle of the, like, this is Britain. In the blue color we can see this is Britain. Then second, any two colonies of British. तो यूएसए एक बड़ी कॉलोनी थी ब्रिटिश की, देन इंडिया, ये दोनों कंट्री ब्रिटिश के रूल के अंडर आते थे ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी, और ये सभी को हम डीपली डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज। बट यहाँ पर आपको ये दोनों नोट करने हैं, टू इम्पोर्टेंट कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश, लाइक इंडिया एंड यूएसए। देन थर्ड, पोर्टुगल। पोर्टुगल को लोकेट करना है। पोर्टुगल इज इन दिस प्लेस, दिस ब्लू प्लेस, ब्लू इंडिकेशन इज रिलेटेड टू पोर्टुगल। सो पोर्टुगल वर्ल्ड मैप में यहाँ पर होगा। देन स्पेन की बात करें, पोर्टुगल इज नियर टू द स्पेन, सो पोर्टुगल के पास में स्पेन लोकेट है, तो दिस इज स्पेन। देन फ्रांस की बात करें तो ये सभी काफी नजदीक में ही है, दिस इज फ्रांस। ओके, सो दिस इज अबाउट मैप एक्टिविटी। वंस अगेन सभी पॉइंट्स को रिपीट करता हूँ। सो ब्रिटेन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इन नदर्न वेस्टर्न यूरोप। देन एनी टू कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश लाइक यूएसए एंड इंडिया, टू important colonies of British during 18th and 19th century. Then Portugal की बात करें तो with the blue color it is indicated by blue color, it is Portugal. Then Spain, so Spain की लोकेशन भी आप देख सकते हैं with the blue color. Then France, इसकी भी लोकेशन हमने देखी, so you must remember all the location of these countries. Then let's move to practice question 1.3. So question is, how did the industrial revolution lead to the colonialism? Colonialism हमने लास्ट लेक्चर में देखा। colonialism का मीनिंग क्या होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर कंट्रोल करता है तो उसको हम कहेंगे colonialism। एंड ये कॉन्सेप्ट 18th एंड 19th सेंचुरी में काफ़ी फेमस हुआ था। लाइक यूरोपियन कंट्री, एशिया एंड अफ्रीकन कंटिनेंट के जो कंट्री थे उस पर कंट्रोल करना चाहते थे, तो कोलोनाइलिज्म को बढ़ावा किसने दिया? लाइक हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू कोलोनाइलिज्म, मीन्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने किस तरीके से कोलोनाइलिज्म को बढ़ावा दिया। सो दिस इज क्वेश्चन एंड let's see the answer. So first of all, it resulted in the increased production of goods. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आने से काफ़ी सारी मशीनरी का डेवलपमेंट हुआ एंड इससे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो गुड्स थे, जो भी कोई थिंग थी जो प्रोड्यूस हो रही थी, ये ज़्यादा प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस हो रही थी। सो इट रिजल्टेड इन द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जो प्रोडक्शन था ये बढ़ता जा रहा था ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देन
यूरोप नीडेड मोर रिसोर्सेज टू रन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को अगर हमें चलाना है तो हमें ऑयल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सभी रिसोर्सेज की ज़रूरत यूरोप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। सो यूरोप नीडेड मोर रिसोर्सेज टू रन इंडस्ट्री। देन जो भी कोई प्रोडक्शन होता है गुड्स का, उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होता है, ये सभी रॉ मटेरियल एशिया एंड अफ्रीकन कंटिनेंट में काफ़ी प्रोड्यूस हो रहा था। सो यूरोपियन कंट्रीज आर डिपेंडेड ऑन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। That's why Europe needed more resources to run industry, and that's why Europe depended on Asian and African countries. Then, initially, they traded with other countries for these resources, but they ended up taking over many countries forcefully and ruling them to expand trade and maximize profit. सो यूरोप को रिसोर्सेज की काफ़ी ज़रूरत थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोपियन कंट्री क्या कर रही थी, अदर कंट्री के साथ ट्रेड कर रही थी, डील कर रही थी, और ये सभी रिसोर्सेज को अपने कंट्री पे लाते थे। बट लास्ट में मिडल में हम बात करें तो यूरोपियन कंट्री ने ये डिसाइड किया कि हम जो अदर कंट्री है उस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते। लाइक इंडिया है, यूएसए है, अफ्रीकन कंट्री है, उस पर रूल किसका होगा, हमारा। हम ये सभी कंट्री को कंट्रोल करेंगे। सो इससे क्या होगा, जो भी रिसोर्सेज ये सभी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये आसानी से यूरोप को मिल जाते थे। सो दैट्स वाई द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू कोलोनाइलिज्म। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गुड्स काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, और गुड्स को प्रोड्यूस करने में और इंडस्ट्री को रन करने के लिए रिसोर्सेज की काफ़ी ज़रूरत थी, और ये सभी रिसोर्सेज एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री में काफ़ी ज़्यादा थे। इसीलिए यूरोपियन कंट्री ने ये सभी कंट्री पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, और इसी को हम कहते हैं कोलोनाइलिज्म। हमने लास्ट में भी देखा था कोलोनाइलिज्म की डेफिनेशन की, कंट्रोल ओवर अदर कंट्री। कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पे कंट्रोल करता है तो उसको हम कहेंगे कोलोनाइलिज्म। सो दिस इज द रीजन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू कोलोनाइलिज्म। Then next question, the changes in 18th century Europe that led to an increase in the demand of for resources। तो 18th सेंचुरी में ऐसा कैसा चेंज आया कि यूरोप को रिसोर्सेज की काफ़ी डिमांड बढ़ गई। सो राइट आंसर इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, इससे इंडस्ट्री को चलाने के लिए रिसोर्सेज की काफ़ी ज़रूरत होती है। दैट्स वाई डिमांड रिसोर्सेज की काफ़ी बढ़ गई थी इन द 18th सेंचुरी। सो दिस इज main changes during the 18th century in the Europe, like industrial revolution. Then next question, any one European country apart from Britain that established its colony in India। सो आगे हम ये सभी डिस्कस करने वाले, बट इसका आंसर मैं दे देता हूँ। यूरोपियन कंट्री में लीडिंग कंट्री था ब्रिटेन, जिसने हमारे इंडिया पे कॉलोनी एस्टेब्लिश की थी और हमारे इंडिया पे कंट्रोल किया था। बट अदर कंट्री की बात करें तो पोर्टुगल और फ्रांस, ये सभी कंट्री ने भी हमारे इंडिया में कॉलोनी एस्टेब्लिश की थी। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थ्री कंट्री लाइक ब्रिटेन, पोर्टुगल एंड फ्रांस। Then next question, the domination of one country by another which leads to various changes in the dominated country। सो ये किससे हुआ कि एक कंट्री पे डोमिनेशन हो गया अनदर कंट्री का। तो हमने देखा कॉलोनाइलिज्म में ये होता है कि एक कंट्री पे दूसरे कंट्री का कंट्रोल होता है, लाइक डोमिनेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर which leads to various changes in the dominated country. So right answer is colonization. So this is about some practice question that related to our previous lecture, and let's move to our main topic. Today's our main topic is sources of the colonial period। colonial period means जो ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए थे और हमारे इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे,
इसी पीरियड को हम कहेंगे कॉलोनियल पीरियड। एंड कॉलोनियल पीरियड के सोर्सेस क्या है कि हमें क्या क्या सोर्सेस मिले हैं कॉलोनियल पीरियड के। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। So first of all, underline the different official records maintained during the British rule. ब्रिटिश रूल के दौरान क्या क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए थे, लाइक मेमोज, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स, सेंसस, सर्वेज लाइक बोटानिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, आर्थ्रोपोलॉजिकल सर्वेज एंड फॉरेस्ट सर्वेज, ये सभी ऑफिशियल रिकॉर्ड थे जो ब्रिटिश रूल के दौरान मेंटेन किए गए थे। सो यू मस्ट रिमेंबर मेमोज, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स, सेंसस एंड मैनी सर्वेज, these all are official records maintained during British rule. Then next, circle the places where these records were preserved. And हमने देखा कि मेमोज, नोटिंग्स, देन सेंसस, सर्वेज, ये सभी रिकॉर्ड्स थे, बट ये सभी रिकॉर्ड्स को हम कहाँ पर प्रिजर्व करते थे, लाइक इसको हम कहाँ पर स्टोर करते थे। सो इन द रिकॉर्ड रूम्स, आर्चीव्स, म्यूजियम, यहाँ पर ये सभी रिकॉर्ड्स स्टोर किए जाते थे। सो यू मस्ट रिमेंबर these records were preserved in records room, archives and in the museum. Then next question, write down R on the top of the sentences that tell us reasons the British maintained these records. सो यहाँ पर कुछ रीज़न है कि ब्रिटिश क्यों ये सभी रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे, ये सभी रिकॉर्ड को क्यों ब्रिटिश इतना इम्पोर्टेंस देते थे। सो फर्स्ट रीज़न, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट। ब्रिटिश पीपल ये मानते थे कि ये सभी रिपोर्ट को राइट करना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हमें फ्यूचर में काफ़ी यूज़फुल होगे। देन every instruction, plan, policy decision, agreement, investigation had to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. सो ब्रिटिश ऐसा मानते थे कि कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, कोई भी प्लान हो, कोई भी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग हो, एग्रीमेंट हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इस सभी को रिटर्न करना है, उसको लिखना ज़रूरी है। ब्रिटिश ऐसा मानते थे क्योंकि एक बार ये सभी थिंग्स कंप्लीट हो जाएगी तो फ्यूचर में इससे हम स्टडी भी कर सकते हैं और इस पे हम डिबेट मीन्स डिस्कशन भी कर सकते थे। तो ब्रिटिश ऐसा मानते थे कि इसीलिए मेंटेन द रिकॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन थर्ड रीज़न की बात करें, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। ब्रिटिश ऐसा भी बिलीव करते थे कि अगर हम कंट्री को पहले से जान लेते, उसको समझ लेते कि ये कंट्री की क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कंट्री में कैसे पीपल रहते हैं, तो हमें उस कंट्री पे एडमिनिस्ट्रेशन करना काफ़ी इजी हो जाएगा, ऐसी बिलीव थी ब्रिटिश पीपल की। देन लास्ट रीज़न, द effort was to know the topography, the soil quality, the flora, the fauna, the local histories and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about to administrator the region. So रिटर्न फॉर्म की बात करें तो कोई रीजन था, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ पर कैसी सॉइल है, फ्लोरा मीन्स जो प्लांट पार्ट है, प्लांट है उसको हम फ्लोरा कहते हैं, फोना मीन्स एनिमल एलिमेंट, इसको हम फोना कहते हैं। देन लोकल हिस्ट्री, कोई एरिया है तो उसकी हिस्ट्री क्या है। देन क्रॉपिंग पैटर्न, तभी कौन कौन से क्रॉप ग्रो होते थे, ये सभी थिंग्स को एक रिटर्न फॉर्म में रखना ये काफ़ी ज़रूरी था। इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये 4 रीज़न थे, इसी के कारण ब्रिटिश रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस 4 रीज़न।
Then let's learn about official records. So, official records are the records maintained by the British officials of administrative purposes. दो टाइप के जनरली रिकॉर्ड्स मेंटेन होते थे, लाइक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन कौन करते थे? ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो स्पेशली यूज होता था फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिंग पर्पस. These records give us information that the British thought was important. एंड ये सभी रिकॉर्ड्स में हमें ज़्यादातर इंफॉर्मेशन मिलती है ब्रिटिश के बारे में. कंट्री हमारा इंडिया है, बट ज़्यादातर इसमें इंफॉर्मेशन होगी ब्रिटिश की, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है. सो दिस इज अबाउट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड द एग्जांपल ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स लाइक administrative records and surveys. These two are example of official records. देन लेट्स लर्न अबाउट नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की ब्रिटिश टाइम के दौरान नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कौन कौन से थे. सो डायरीज ऑफ पीपल, कई ऐसे पर्सन थे जो डायरीज लगते थे डेली, उसमें सभी रूटीन उसमें लिखते थे, तो ये डायरीज अनऑफिशियल नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होगी. देन अकाउंट्स ऑफ पिलीग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, जितने भी हमारे इंडिया में बाहर से ट्रैवलर्स आए, पिलीग्रिम्स आए, तो उसके भी जो भी कुछ उसकी जो कोई राइटिंग है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. देन ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़, लाइक ऑटोबायोग्राफी काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, ये लिखते हैं अपने जीवन के बारे में कि उसने अपने जीवन के दौरान क्या क्या किया, तो ये भी एक नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है. देन बुकलेट्स सोल्ड इन लोकल बाजार्स, लाइक कई सारी बुकलेट्स होती है जिसमें उस टाइम के दौरान के काफ़ी फेमस टॉपिक एक्सप्लेन किए होते हैं, तो ये भी एक नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का एग्जांपल है. देन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर डेली छपते हैं और न्यूज़पेपर में सभी करंट अफेयर की बात लिखी जाती है, तो ये भी एक नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होगी. तो आपको याद रखना है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड एंड सर्विस, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. एंड नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें तो डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलीग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, autobiographies, booklets sold in the local bazaar and newspaper. These all are the example of non-official records. Then let's see the difference between official records and non-official records. So first of all, in official records, they tell us what British officials thought and the information they considered as important. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें जो कौन मेंटेन करते हैं? ब्रिटिश ऑफिशियल. तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें तो उसमें ब्रिटिश ऑफिशियल के थॉट हो गए और ये सभी की इंफॉर्मेशन होगी. लाइक इंडियन हिस्ट्री की कोई इंफॉर्मेशन इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं होगी. सो द एग्जांपल ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, सेंसस, सर्विस. दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. एंड नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें, दे टेल अस अबाउट द लाइव्स ऑफ डिफरेंट पीपल एंड द कंडीशंस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ये सभी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं डिफरेंट पीपल की लाइफ के बारे में और कॉलोनियल पीरियड के दौरान पीपल की कैसी कंडीशन थी, लोग कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं. सो स्पेशली हिस्ट्री के बारे में हमें नॉलेज मिलती है from the non-official record. Like the example of non-official records like newspapers, diaries, booklets, and account of pilgrims. These all are the example of non-official records. So you must remember the difference between official records and non-official records. Then in the last, let's see about the question answer related to our topic. So first of all, here we have one fill in the blank. So census is an example of blank records. So right answer is official records because census is the official records. In the first we have discussed about this all the topics. Then second question, which resources give us
information about the lives of different people and conditions during the colonial period. So हमने रिसेंटली बात की थी कि नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ऑफ द डिफरेंट पीपल की लाइफ्स के बारे में और डिफरेंट कंडीशन जो कॉलोनियल पीरियड में होती थी, ये सभी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें फ्रॉम द नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. So this is about sources of the colonial period. In this lecture, we have discussed about the sources of the colonial period. Like we have discussed about official records and non-official records. And in the last, we have discussed about the difference between official records and non-official records. So I hope you understood very well about all the topics, and if you have any doubts regarding these topics, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video, we will discuss about our chapter. We will move to further. But तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.